हाँ, हेलो फ्रेंड्स। मैं शिवजी फिर आपको के लिए ग्रामीण विकास का अगला लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पीछे वाले लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। इसलिए इस लेक्चर को भी आप ध्यान से सुनिए और जो इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट करिएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य की सीरीज चल रही थी उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट तथ्य में जैसे हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली कि लेखपाल क्या होता है, कौन से अधिनियम होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, ठीक है, और राजस्व अधिकारी क्या होता है, चकबंदी आयुक्त क्या होता है, चकबंदी क्या होती है, उनके लेखपाल की धारा किसके अंतर्गत होती है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाली फसलों के संबंध में कुछ छोटी सी जानकारी। तो उत्तर प्रदेश की फसलों के संबंध में छोटी सी जानकारी आइए देखते हैं। और इस क्रम में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पैदा की जाने वाली फसलों को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। और 3 में से जो प्रमुख फसल है आपकी, वो आप देख रहे हैं। पहली कौन सी? रबी की फसल। पहली कौन सी? रबी की फसल। पहली कौन सी है? रबी की। और दूसरी आप कौन सी है? खरीफ की। पहली कौन सी? रबी की। और दूसरी कौन सी? खरीफ की। जो रबी की फसल है आप जानते हैं कि ये जाड़े के महीने में बोई जाती है और कब? गर्मी के महीने में काटी जाती है। और जो क्या कहते हैं कि पहली खरीफ की, सॉरी, नेक्स्ट हमारी कौन सी है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल आप जानते हैं जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके बीच में एक टाइम ड्यूरेशन आता है मई जून का। कौन सा टाइम ड्यूरेशन आता है? मई जून का। जो मई जून में है वहाँ पे क्या होता है? जायद की फसल होती है। तो हम पहले जानते हैं कि कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल के अंतर्गत आप जानते हैं गेहूं, जो इस समय रबी की फसल का चल रहा है, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, लाही, ठीक है, सरसों, लाही, आलू, तंबाकू, ठीक है। ये जितनी भी फसलें होती हैं ये हमारी किस समय होती हैं? जाड़े के समय। और एक ऐसी फसलें कही जाती हैं रबी की फसलें कही जाती हैं। इसी तरह दूसरी फसल हमारी कौन सी है? खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल कब होती है हमारी? जब ताप अधिक होता है और जल की मात्रा अधिक होती है, तब ये फसलें होती हैं। तो इनमें हमारी कौन कौन सी फसलें आती हैं? इनमें जो हमारी फसलें आती हैं उनमें से है पहला चावल। पहला क्या है? चावल। और दूसरा क्या है? मक्का। तीसरा ज्वार। चौथा कपास। पांचवा मूंगफली, गन्ना, रामदाना, बाजरा, सोयाबीन, ठीक है। ये जो सारी फसलें होती हैं किसकी होती हैं? ये किसकी होती हैं? ये हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की बुआई कब होती है? खरीफ की बुआई होती है मई जून में। खरीफ की बुआई कब होती है? मई जून में। और कटाई कब होती है? सितंबर और अक्टूबर के महीने में। कटाई कब होती है? सितंबर और अक्टूबर के महीने में। जैसे रबी की फसल की बुआई की शुरुआत कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर में। कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है। इसके मध्य बुआई की जाती है। और कटाई कब की जाती है? आप जानते हैं फरवरी से शुरू हो जाती है, मार्च में। कब? फरवरी से शुरू हो जाती है और मार्च में, फरवरी मार्च में की जाती है, ठीक। तो अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सी हमारी है? खरीफ की। खरीफ की हो गई। और इसके बाद हम आते हैं जायद। किस में आते हैं? जायद में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट किस में आते हैं? जायद में। और जायद की फसलों के बारे में आप जानते हैं कि जो जायद की फसलों की बुआई कब होती है? इन फसलों की बुआई होती कब? जब ताप की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, ठीक है, और बेर गर्मी पड़ती है, उस समय ऐसी फसलें बुआई की जाती हैं। और उनमें हमारी कब बुआई की जाती है? मार्च में। मार्च व अप्रैल में उनकी बुआई की जाती है और जून जुलाई तक ये चलती हैं। कब चलती हैं? जून जुलाई तक। इसमें क्या आता है? खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, है ना, और क्या, लौकी और काशी फल, मूंग, लुबिया, परवल आदि की जो फसलें होती हैं। और मूंग के साथ साथ उड़द, क्या, उड़द भी हमारी जो होती कैसी? खरीफ की फसल है। उड़द भी क्या है? खरीफ की फसल है। तो ये सारी फसलें हमारी क्या होती हैं? उड़द।
ये जो भी हमारी फसलें हैं ये सब। अब काशी फल वही जिसे आप क्या कहते हैं, कद्दू, जिसे आप क्या कहते हैं, कद्दू, वही हमारा होता है काशी फल। तो ये सब कब होते हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काटी जाती हैं। कब, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती हैं। तो ये फसलें चक्र है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो इसलिए इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है फसल चक्र। नेक्स्ट क्या है, फसल चक्र। किसी भी निश्चित क्षेत्र में, कहाँ, निश्चित क्षेत्र में जो फसलों के उगाने का क्रम है, क्या है, जो फसलों का उगाने का क्रम है उसकी उर्वरक क्षमता के आधार पर जो उगाने का क्रम है सीमित साधनों में, उसे ही क्या कहा जाता है, फसल चक्र कहा जाता है। और ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अपनाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का फसल चक्र अपनाया जाता है। ठीक, ये प्रदेश और क्षेत्र के अनुसार होता है। अब जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, किसकी बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, किसकी बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो हमारा फसल चक्र आता है उसमें कौन, धान के साथ मसूर उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, धान के साथ मसूर, ज्वार के साथ अरहर और गेहूं। ज्वार के साथ क्या उगाया जाता है, अरहर और गेहूं। देखिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पिछली बार आया था। तो पहला क्या, धान के साथ मसूर, ज्वार के साथ अरहर गेहूं, और धान के साथ मटर, और धान के साथ मक्का या गेहूं। धान के साथ क्या, मक्का या गेहूं। और ये धान गेहूं के साथ क्या, सरसों। धान गेहूं के साथ क्या, सरसों। और धान के साथ जौ भी, धान कटने के बाद। और गन्ना के साथ पेड़ी। गन्ना के साथ क्या, पेड़ी, जो हरी खाद बनाई जाती है। गन्ना के साथ क्या, पेड़ी। तो ये था हमारा किसका, पूर्वी क्षेत्र का फसल चक्र। किसका, पूर्वी क्षेत्र का। अब हम लोग किस में आते हैं, पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो फसल चक्र है उसमें क्या, मक्का, और मक्का के साथ आलू प्याज। मक्का होगा, इसके बाद आलू होगी या तो प्याज होगी। ठीक है, यह मक्का के साथ आलू फिर गेहूं। मक्का के साथ क्या, आलू या गेहूं, या तो धान के साथ गेहूं होगा या तो जौ होगा। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात। और ज्वार के साथ क्या होता है, गेहूं। मक्का के साथ आलू या गन्ना भी होता है। मक्का के साथ आलू या गन्ना, तो इनका मक्का का कई कॉम्बिनेशन है। मक्का के साथ प्याज भी कर सकते हैं, गेहूं भी कर सकते हैं, आलू भी कर सकते हैं और गन्ना भी कर सकते हैं। और धान के साथ गेहूं भी कर सकते हैं, जौ भी कर सकते हैं, गेहूं के साथ ज्वार भी कर सकते हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कॉम्बिनेशन है। किसका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कॉम्बिनेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहाँ पानी की असुविधा है, सिंचाई के साधनों की कमी है। वहाँ देखते हैं किस प्रकार का फसल चक्र अप्लाई किया जाता है। ज्वार के साथ अरहर। ज्वार में भी सिंचाई नहीं करनी पड़ती, अरहर में भी सिंचाई नहीं करनी पड़ती, दोनों बरसात के पानी से हो जाते हैं। दूसरा, ज्वार के साथ चना। ज्वार के साथ क्या, चना। ज्वार काटने के बाद चना की खेती की जाती है। इस समय वहाँ उस क्षेत्र में चना बहुत होता है, इसीलिए दलहन का उत्पादन भी उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। और फिर क्या, ज्वार के साथ अरहर, या परती जो भूमि होती है उसमें गेहूं, तिल या अलसी। क्या, परती गेहूं में क्या, गेहूं, तिल या अलसी बो दिया जाता है, बिना जो सिंचाई के काट लिया जाता है। और कोदो के साथ चना। कोदो के साथ चना। और ज्वार के साथ जौ। ज्वार के साथ एक तो अरहर, एक ज्वार के साथ जौ, एक ज्वार के साथ चना। ठीक है, कोदो के साथ भी चना, ज्वार के साथ अरहर। तो 1 2 3 4 अधिकतर ज्वार, मतलब मैक्सिमम क्या पैदा किया जाता है, ज्वार। ज्वार के साथ दलहनी फसलें, देखो यहाँ भी अरहर है, यहाँ चना है, और फिर एक बचता है जौ। क्या बचता है, जौ या गेहूं। और इसके अलावा कोदो होता है, कोदो के साथ चना। एक कहावत मैंने सुनी थी, क्या सुनी थी, आप लोग अगर बता दें तो मैं जानूं। कहावत सुनी थी, एक बांदा का व्यक्ति था, हमारे यहाँ आया था, उसने कहा कि कोदैया धोखा देगे ने बिटिवा का फराए लौटे। अब इसका मतलब जो बता दे, जानने बहुत बुद्धिमान है, भाषाओं को जानता है। कोदैया मतलब वही कोदो जो यहाँ पैदा हो रहा है, इसी कोदो की बात कर रहे हैं। कहे इसकी पैदावार कम हो गई, नहीं तो हम क्या ले आते बिटिया के लिए, अपने कपड़ा ले आते। ठीक है, तो कहावत को कैसे कहते हैं अपनी भाषा में, कोदैया धोखा देगे नहीं बिटिया का फराए लौटे। समझ में आई बात।
कितना अच्छा सेंटेंस है, लेकिन भाव कितना सुंदर है इसका, इस बात को सोचिए। आते हैं हम नेक्स्ट में। उत्तर प्रदेश में कितना 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। उत्तर प्रदेश को कितने 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनमें से एक एक को देख लीजिए। पहला हमारा क्या है, तराई या भाबर क्षेत्र। पहला हमारा क्या है, तराई या भाबर क्षेत्र। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखनपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, ये क्षेत्र तराई और भाबर क्षेत्र में आते हैं। 9 जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, उनमें पहला ये है। दूसरा क्या है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरा क्या है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो मेरठ के मंडल के आसपास, गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र आता है। इसके बाद क्या आता है, पश्चिमी मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें बरेली या उत्तर प्रदेश मंडल आता है। जिसमें क्या आता है, बरेली या उत्तर प्रदेश मंडल आता है। ठीक है, बरेली या उत्तर प्रदेश मंडल आता है। इसके बाद हमारा कौन सा, इसके बाद हमारा कौन सा, चौथा, इसके बाद हमारा कौन सा, चौथा। चौथे में क्या है, दक्षिण पश्चिमी या समशुष्क क्षेत्र। इस क्षेत्र में कौन सा, आगरा मंडल मथुरा वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, आगरा मथुरा वाला क्षेत्र आता है। इसके बाद हमारा कौन सा है, मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र में कानपुर, उन्नाव, ठीक है, लखनऊ, फतेहपुर, ये सारे जिले डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रायबरेली वगैरह। इसके बाद हमारा क्या आता है, छठवें में हमारा आता है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जनपद, मैंने अभी नाम बताए थे बुंदेलखंड क्षेत्र में, बांदा, क्या बताया था, बांदा, चित्रकूट, कौन बताया था, चित्रकूट, महोबा, क्या बताया था, महोबा बताया था। और क्या बताया था, झांसी, और क्या बताया था, झांसी। और झांसी के साथ साथ क्या बताया था, उरई, क्या बताया था, झांसी के साथ साथ उरई। उरई के साथ साथ एक और कौन जिला, हमीरपुर, कौन सा, हमीरपुर, राठ। ठीक है, ये हमारे सब कैसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिले हैं, जो किस क्षेत्र में आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके बाद हम लोग आते हैं, किस क्षेत्र की बात करते हैं, इसके बाद हमारा आता है सातवां। जो सातवां आता है हमारा क्षेत्र, वो होता है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा, जिसमें गोरखपुर मंडल आता है, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, ये सॉरी बहराइच नहीं, गोरखपुर, बस्ती, ठीक है, संत कबीर नगर, ये जितने उधर के जो जिले आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। फिर एकदम और आगे 8वां क्षेत्र जो बांटा गया, वो क्या हमारा, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में वाराणसी, आजमगढ़ मंडल, प्रतापगढ़, ठीक है, जितने भी ये जिले आते हैं, इलाहाबाद से उधर के जितने भी जिले आते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, पूर्वी क्षेत्र में। इसके जो किससे लगे हुए हैं, बिहार से। इसके बाद आता है विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में हमारा सोनभद्र, मिर्जापुर, ठीक है, इलाहाबाद, और उसके जो दक्षिण साइड में जिले पड़ते हैं, वो सारे हमारे किस में आते हैं, ये हमारे विंध्य क्षेत्र में आते हैं। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 9 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में, 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, मुझे लगता है ये चीजें आप पहले से पढ़े हुए हैं, इसलिए हम लोग तेजी से इनको कवर कर रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। ठीक है, और हम कृषि निर्यात जोन की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, कृषि निर्यात जोन की बात करने जा रहे हैं। कृषि निर्यात जोन क्या होते हैं, जो किसानों की फसलें पैदा होती है, उनको विशेष निर्यात जोन बनाया जाता है। उस विशेष निर्यात जोन में वो फसलें वहाँ पे लाई जाती हैं, और वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है, वहाँ से दूसरे देश के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, या वहाँ देश के दूसरे हिस्सों को भेज दिया जाता है, या पड़ोसी राज्यों को भेज दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट जोन कहा जाता है, यानी निर्यात क्षेत्र कहा जाता है। और इसे AEG के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, AEG के नाम से जानते हैं। राज्य में आम और आलू के 3 क्षेत्र हैं। जो आलू का है वो आगरा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PCS में। कहाँ है, आगरा है। इस जोन में फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, मेरठ, हाथरस जिले शामिल हैं।
कौन कौन? फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, मेरठ व हाथरस जिले शामिल है आगरा जोन में। इसके बाद आता है लखनऊ जोन में, यह आम के लिए प्रसिद्ध है और इसके अंतर्गत क्या है? लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव और हरदोई, 5 जिले इसमें और 5 जिले उसमें। इसके बाद आता सहारनपुर, ये भी आम के लिए है। इस जोन में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और बागपत शामिल है। इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और बागपत जिले शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं? राज्य में आम और आलू के निर्यातक जोन है। कृषि से संबंधित जो चीजें होती हैं उन्हें जहां से निर्यात किया जाता है उन्हें स्पेशल जोन डिवाइड किया गया है और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है, घटना चक्र में उठा करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है, एक नई सूचना के तौर पे आप लोग वैसे पहले से जानते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दे दिया। प्रदेश सरकार ने यह दर्जा कब दे दिया? 10 जून 2014 को मत्स्य पालन जो करते हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं किसान या कोई भी, उन्हें किसके इक्वल मान लिया गया है? कृषि के इक्वल मान लिया गया है। ठीक है, और इसमें मछुआरों के आवास की लागत को लोहिया आवास के बराबर करने का क्या किया गया? निर्णय लिया गया है। कृषि का दर्जा पाने वाले मत्स्य पालन व पूंजी निवेश में वृद्धि होगी और उत्पादन लागत में क्या आएगी? कमी आएगी। इससे सरकार जब मदद करेगी तो इससे क्या होगी? उत्पादन लागत में कमी आएगी। ठीक, अब कुछ विविध महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या है? कुछ विविध महत्वपूर्ण तथ्य हैं और वो हम देखते हैं। और उनमें क्या है? उनमें क्या है? पहला, प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? उसमें दूसरे था क्या? जोन पूछा था। 9 क्या कहते हैं? कृषि के जोन पूछा था। इसमें पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछा है, कितने हैं? 20। अब प्रदेश में कुल जलवायु प्रदेश कितने हैं? ये 9 हैं। पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 है। ठीक है, कुल मृदा समूह कितने हैं? 8 हैं। मृदा समूह कितने हैं? 8 हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक कितने हैं? इतने परसेंट है, अभी इस पे हमने चर्चा की थी। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि श्रमिक कितने हैं? 30% है, 30.3 है। और राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है? ये हमारा 40,093 हेक्टेयर है। कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना है? 18,788। ठीक है, 78% लगभग। प्रदेश का सभी प्रदेशों में सबसे ज्यादा कृषि योग्य क्षेत्र भूमि कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद वास्तविक बोया गया क्षेत्र कितना है? 16,589, यानी 68%, लगभग 70% के आसपास बोया जाता है क्षेत्र हमारे यहाँ। ठीक, बनी क्षेत्र कितना है? 1,662, लगभग 6.87%। कितना? 6.87%। अभी हम वनों के बारे में जो बताएंगे, जो वन रिपोर्ट आई उसमें इसका डिटेल बताएंगे। फिर ऊसर की खेती के अयोग्य भूमि कितनी है? लगभग कितनी? 4,094 हेक्टेयर, मतलब इतने परसेंट भूमि है जो अयोग्य है। कृषि बेकार भूमि ये कितनी है? 360,000 हेक्टेयर, मतलब 1.4% है। स्थायी चारागाह कितने हैं? 1.48%, ये भी लगभग है। खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि कितनी है? लगभग 11.60% है। औसत जोत का आकार जो है यहाँ पे कितना है? ये 75 दिया है लेकिन 73 माना जाता है। कितना माना जाता है? 73 माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। क्या है? ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है। ठीक, तो आप देख लीजिए जो औसत कृषि योग जोत आकार का कितना है? ये हमारा इतना है। इंडिया का कितना है? 1.15 है। घट करके कितना हो गया है? 1.09 हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कुल जोतों की संख्या लगभग कितनी? 1 हेक्टेयर से कम की लगभग 80%। कितनी है? लगभग 80% जोते हैं, जो आकार है वो इतने से छोटा है। जोतों की जानकारी की सुविधा है। किसान भाई योजना कब लाई गई थी? 1992 में किसान भाई योजना लाई गई थी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी? 1953-54 में। कब? 1953-54 में।
और खाद्य पार्क कहाँ बना है? ये तो पीसीएस में पिछली बार भी पूछा गया, नोएडा में। कृषि पार्क कहाँ बना है? लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि पार्क कहाँ कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, उस दिन हमने इसको बताया था, स्थापना कब हुई थी? 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ये थे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मुझे लगता है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होंगे, इसलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए और इनको लिखते भी रहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हों। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको लिखते भी रहिए, ठीक है? उनको क्या करिए? लिखते भी रहिए, जो से आने वाले एग्जामों में आपको बहुत फायदा देंगे, ठीक है? अब हम कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं। तो एक तो योजना है कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसकी शुरुआत वाजपेयी जी के समय में 2 अक्टूबर 2003 को हुई थी। एक समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब आया था? 1991-92 में। किसान हित योजना कब आई थी? 2007-8 में आई थी। कब आई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किसान सेवा रथ योजना कब आई थी? 2010-11 में आई थी। एकीकृत धान्य कार्यक्रम, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब आया था? यह भी 10-11 में आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। बिल कब आया था? 2005 में। मतलब कब हुई थी? ये कांग्रेस के समय। जो आज सभी को कितना मिलता है? 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। वो जो 5 किलो अनाज मिलता है कम पैसे या मुफ्त में, वो किसकी योजना है? कांग्रेस की। और कब आई थी? 2007 में। जिसे बीजेपी अब अपनी योजना बता रही है। बीजेपी क्या बता रही है? अपनी योजना, जबकि ये पहले की योजना है, ठीक? और इसके अलावा क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2005-6 में, ठीक है? और बागवानी कॉल सेंटर की शुरुआत कहाँ हुई? लखनऊ में, ठीक है? लखनऊ के आसपास आम, मलिहाबाद का आम मशहूर है, ठीक है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ? गाजियाबाद के बाबूगढ़ में। कहाँ? गाजियाबाद के बाबूगढ़ में। भारत का कहाँ है? भारत का कहाँ है? हिमाचल में। भारत का कहाँ? हिमाचल में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में। कृषि विपणन विभाग एवं मंडी परिषद की स्थापना 1976 में, जिसे अभी किसान बिल के द्वारा समाप्त किया जाना था, इसीलिए इसका किसान विरोध कर रहे थे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? 99-2000, अटल बिहारी वाजपेयी की ये योजना है, ठीक है? जिसे क्या कहते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड। क्या कहते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, जो बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है। आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1 नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई थी? 2012 में आई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान चिकित्सालय एवं गौ रक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये मथुरा में है। कहाँ स्थित है? मथुरा में। और उत्तर प्रदेश को भारत शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शक्कर का कटोरा। उत्तर प्रदेश में क्यों? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान है। उत्तर प्रदेश में क्या है? गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान है, ठीक है? और क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की सर्वाधिक जनसंख्या है। ये तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिएगा। और ये जो मैंने बताया है सभी एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। आप देख रहे हैं ये RO, ARO, PCS वगैरह में ये सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है? आते हैं इसके आगे के भाग में, और इसके आगे के लेक्चर में आप देख रहे हैं आगे के पार्ट में। आगे के पार्ट में हमारे पास क्या है? कुछ फल उत्पादक पट्टी है कि कहाँ कौन कौन से फल उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से फल उत्पन्न होते हैं? मलिहाबाद, काकोरी और माल में क्या होते हैं? आम। ये कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। बेहट में भी क्या होते हैं? आम। ये कहाँ पड़ता है? सहारनपुर में। जैसे मलिहाबाद लखनऊ में, बेहट सहारनपुर में। ऊंचा गांव यान, इसमें भी आम। ये कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। हसनपुर गजरौला, इसमें भी आम। ये कहाँ पड़ता है? मुरादाबाद में। चिरई गांव, चिरई बहुत आम खाती हैं, चंदौली और वाराणसी में। महमूदाबाद या खैराबाद, क्या? महमूदाबाद या खैराबाद, यह कहाँ पड़ता है? सीतापुर में। देवा बाराबंकी में,
वह कहाँ, बाराबंकी में। सफ़ीपुर, हसनगंज और औरस, यहाँ पे कानपुर में जितने आम आते हैं यहीं से आते हैं। ये कहाँ पड़ता है, उन्नाव में, गंगा बैराज के उस पार। अमरोहा, जोया, यहाँ भी आम होता है और ये कहाँ, ज्योतिबा फूले नगर में है। और शाहाबाद में भी आम होते हैं और ये कहाँ पड़ता है, शाहाबाद, हरदोई में। ये कुछ स्थानों के नाम है जिन्हें याद रखना जरूरी है। क्या है, याद रखना जरूरी है, इसलिए आप इनको अच्छे से देखते रहिए, नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, बागपत। इसके बाद क्या है, बागपत। बागपत में भी आम होता है और ये कहाँ है, बागपत में। जानी सेकड़ा पिलाना, क्या, जानी सेकड़ा पिलाना, ये क्या है, यहाँ भी आम होते हैं और ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, मेरठ में। माया बाजार, सुहाबल, मरौंधा, यहाँ भी आम होता है, ये फैजाबाद में पड़ता है, रामचंद्र जी की नगरी। ककराल, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए नया नाम आया, ककराल, इसको एकदम रट लीजिए, अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पड़ता है आपका, बदायूं में पड़ता है। इसके बाद चायल, मूरतगंज, जो चायल है ये क्षेत्र पड़ता है, एक लोकसभा सीट है और ये कहाँ पड़ती है, इलाहाबाद के कौशाम्बी के आसपास। तो चायल और मूरतगंज में क्या होता है, यहाँ भी अमरूद होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अमरूद शुरू हो गया है, ठीक है। इलाहाबाद और कौशाम्बी में है, मूरतगंज, कौशाम्बी और चायल, मूरतगंज कहाँ, कौशाम्बी और इलाहाबाद में। इसके बाद कुंडा आता है, कुंडा, मंगरौरा, सदर, काला कांकर, गंगा किनारे क्षेत्र है, ठीक है। कुंडा आप राजा भैया वाला जानते ही हैं, मंगरौरा और सदर, ठीक है। ये सब कहाँ क्या होता है, यहाँ औला, औला के लिए कौन प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। कौन प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। अब एक और नाम सुना आपने, जट्रोफा, ये लखनऊ के बक्सी का तालाब, कहाँ, लखनऊ के बक्सी तालाब में स्थित बायोटेक परिसर है, जहां जेट्रोफा प्लानिंग गार्डन परियोजना चलाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लो कि जेट्रोफा परियोजना कहाँ चलाई जा रही, लखनऊ में चलाई जा रही, जेट्रोफा क्लोनिंग गार्डन, ठीक है। प्याज एवं लहसुन की अगर बात करते हैं, किसकी, प्याज और लहसुन की अगर बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, प्याज और लहसुन की बात करते हैं। तो जो प्याज और लहसुन है ये हमारा कहाँ, उत्तर प्रदेश में प्याज एवं लहसुन के प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें क्या है, मैनपुरी है, इटावा है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, ये सारे क्या हैं। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए एटा है, क्या, बदायूं और कौन, एटा। यहाँ पे प्याज और लहसुन प्रचुर मात्रा में उत्पादित किया जाता है, जैसे आलू उत्पादित किया जाता है। जानते हैं वहाँ खरीफ की फसल में धान के साथ साथ या वो मक्का के साथ साथ जो बाद में फसल बोई जाती है वो प्याज और लहसुन की होती है। इसके बाद हल्दी एवं अदरक के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, हल्दी और अदरक सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, बुंदेलखंड में। फिर इसके बाद सौंफ और धनिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सौंफ और धनिया की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, यानी कि रामचंद्र की नगरी के उस पार का जितना क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वहाँ सब जगह क्या पाया जाता है, सौंफ और धनिया उगाई जाती है। क्या उगाया जाता है, सौंफ और धनिया उगाई जाती है। और सौंफ और धनिया के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र आप देख लीजिए, गोरखपुर, देवरिया, बाबा का एरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर एवं फैजाबाद, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें देखा और हो सकता है कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो, ठीक है, बहुत ही क्या हो, इम्पोर्टेंट साबित हो, ठीक। तो जो ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। अब हम लोग कृषि निर्यात जोन में अभी हम लोगों ने किसके, आलू और आम के बारे में पढ़ ही चुके थे। किसके बारे में पढ़ चुके थे, आलू और आम के बारे में आपने देख ही लिया। फर्रुखाबाद, आगरा, मेरठ, कन्नौज और हाथरस, ये आलू के लिए, आम के लिए लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, और सहारनपुर वाले में 6, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये बिजनौर। और इसके अलावा अब अन्य कल्याण कार्यक्रम जो हैं, क्या हैं, अन्य जो कल्याण कार्यक्रम हैं, जैसे बीपीएल परिवारों को हॉस्टलाइज होने वाला, यह सार्वजनिक
जो वितरण प्रणाली है इससे संबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें आपको खाद्यान्न दिया जाता है, ये कब शुरू की गई थी? जून 1957 में शुरू की गई थी। ठीक है, कब शुरू की गई थी? जून 1957 में की गई थी। अंत्योदय परिवार या गुलाबी रंग के जो कार्ड होते थे, सफेद रंग के या गुलाबी रंग के जो बीपीएल वाले के कार्ड होते थे, उनको क्या किया जाता था? गेहूं दिया जाता था। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें जो बीपीएल परिवार के धारक है उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने पे क्या होती? शल्य चिकित्सा के लिए क्या किया था? ये शल्य चिकित्सा के लिए मुफ्त चिकित्सा प्रोवाइड की जाती थी। ये 1 अप्रैल 2002 को प्रदेश के 15 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी और 2009 में पूरे प्रदेश में योजना लागू कर दी गई थी। इसमें 5 व्यक्तियों वाले परिवार को 30,000 रुपए की योजना चालू की गई थी। मायावती के समय शुरू की गई थी। कब की गई थी? मायावती के समय शुरू की गई थी। और इस योजना में 25% किसका? केंद्र का, और 75% केंद्र का और 25% राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब ये सारी योजनाएं बदल करके आप जानते हैं प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत सभी को 5 लाख का दिया जाता है। एक परिवार को कितने का? 5 लाख का बीमा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जो क्या थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इस योजना का लाभ बहुत दूर तक विस्तारित किया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कहाँ कहाँ विस्तारित किया गया है। उनमें फरवरी 2014 में इस योजना का विस्तार कहाँ तक? मनरेगा के मजदूरों तक कर दिया गया, रिक्शा चालकों को, स्वच्छकारों को, अंत्योदय कार्ड धारक को, शहरी बीपीएल वालों को भी शामिल कर दिया गया इस योजना में। ठीक है, और समान वर्ग के उन व्यक्तियों को शामिल कर दिया गया इस शर्त के साथ कि उन लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड में धनराशि में 60 रुपया व देय वार्षिक प्रीमियम की राशि का भुगतान स्वयं करना होगा, तब इस योजना का उन्हें क्या होगा? लाभ मिलेगा। तब इस योजना का क्या होगा? उन्हें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक है बीपीएल एवं अंत्योदय परिवार सहायक योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? 37 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था। ठीक है, गेहूं कितना? 4.65, चावल कितना? 6.15, गेहूं इतना दिया जाता था किलोग्राम की दर से। और ये किसको दिया जाता? अंत्योदय परिवार को। कुल कितना दिया जाता था? 35 किलोग्राम दिया जाता था। गेहूं 2 रुपए की दर से दिया जाता था और चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता। गेहूं 2 रुपए, चावल 3 रुपए। ठीक है, और विधानमंडल क्षेत्र की विकास निधि जो आती है वो आप जानते हैं बढ़ा करके कितनी कर दी गई? पहले 98-99 में प्रारंभ की गई थी, 1.5 करोड़ रुपए थी। अब जो इसको और बढ़ा दिया गया है। अब इसको क्या कर दिया गया है? और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और एक और चीज़ आप देख लीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रामीण खाद्यान्न विकास बैंक। क्या? ग्रामीण खाद्यान्न विकास बैंक। ये पूर्वांचल के 6 जिलों में चालू किया जाता है। कहाँ? पूर्वांचल के 6 जिलों में। कौन से? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ और बलिया तथा बुंदेलखंड के 7 जिलों में ये योजना कब शुरू की गई थी? ये योजना कब शुरू की गई थी? ये मार्च अप्रैल 2007 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत क्या किया जाता था? 500 बैंक खाते खुले गए। कुल मिलाकर कितना? 500 बैंक खाते खुले गए और 40-40 लाभार्थी को जोड़ा गया। क्या किया गया? 40-40 लाभार्थियों को जोड़ा गया और प्रत्येक क्या कहते हैं, प्रत्येक 1 वर्ष में 100 किलोग्राम तक खाद्यान्न ऋण के रूप में उसे दिया जा सकता था और वर्ष भर में उसे लौटाना होता था। जो पहले साहूकारों के यहाँ से 1.5 तिहाई का लिया जाता था, वो अब लिटान की प्रक्रिया को सरकार ने समाप्त करना चाहा और विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई गई। विभिन्न प्रकार की क्या लाई गई? योजनाएं लाई गई। ठीक है, और इस तरह से आज के हमने प्रमुख तत्वों में देखा कि हमारे बहुत से कृषि विकास योजनाएं, ठीक है, मंडी जोन, फसलें, ठीक है, और लेखपाल, उसके कानून को, डीएम, चकबंदी आयुक्त, चकबंदी, बहुत सारे डेटा के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट थे उनको हमने फैक्ट के रूप में कलेक्ट करके आपके सामने रखा। ठीक है, और हो सकता है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आप कोई भी पेपर उठा करके पिछले देखिएगा, इन चीज़ों से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। केवल लेखपाल या ग्रामीण विकास में नहीं, आईएएस, पीसीएस और आरओ, एआरओ सहित तमाम एग्जामों में, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी आदि एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आने वाले हाई कोर्ट के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों बने रहिए
उम्मीद करता हूं कि और जो पार्ट बचा है ग्रामीण विकास का, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उस पार्ट से रूबरू कराऊंगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का, जो किसी ने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ग्रामीण विकास से संबंधित रिसर्च का पोर्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक बार सिलेबस पलट के देखिएगा। वो रिसर्च का पोर्शन हम नेक्स्ट सेक्शन में आपके साथ लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि ग्रामीण विकास की क्लास यहाँ से करने के बाद ना कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता होगी और ना ही आपको किसी वीडियो देखने की।